हेलो, नमस्ते। मैथ्स विथ अमित आनंद में आपका स्वागत है। तो कल मैंने एक वीडियो बनाया था। एक्चुअली क्या है कि वीडियो का सीरीज़ बन रहा है। तो एनटीपीसी में जितने क्वेश्चंस आए हैं मैथ्स के, उस क्वेश्चन के एक अच्छे सॉल्यूशन का मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ। कल मैंने पार्ट 1 अपलोड किया है, तो पार्ट 1 आपने देखा होगा, रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला आप लोगों का। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये पार्ट 2 है और क्वेश्चंस अच्छे हैं और डीएस मेथड लगाने का बिल्कुल सोचें और देखिए इस्तेमाल कैसे करता हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है किसी व्यक्ति को एक कुर्सी 2,858 रुपया 77 पैसा में बेचकर 27% का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि कोई भी सामान अगर 27% प्रॉफिट पे बिका है, प्रॉफिट कहने का मतलब 27 प्रॉफिट करने का मतलब अगर 100 रुपया उसका सीपी हो गया तो बेचेगा कितना में? प्रॉफिट 27% का है तो बेचेगा 127 में। ठीक है, लेकिन बेच तो 127 में नहीं रहा है, बेच कितने में रहा है? वो 2,858 रुपया 70 पैसा में बेच रहा है। ठीक है, तो भैया 100% का वैल्यू कितना होगा? तो आप बोलेंगे 2858.77 डिवाइडेड बाई 127 इंटू 100, ऐसे तो निकालेंगे। ठीक है, अब क्या है कि इसको तो डिवाइड कीजिए या फिर डीएस मेथड यूज़ कीजिए। देखिए डीएस मेथड मैं कैसे यूज़ करता हूँ। डीएस मेथड के लिए मैंने कुछ कल बताया था आपको, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नॉलेज, मैं उस पर एक स्पेशल लेसन बनाऊँगा। फिर भी आप इतना समझ लीजिए कि नीचे में ना किसी तरह से हम 1 बनाते हैं, नीचे हर को ना किसी तरह से हम 1 बनाते हैं और 1 बनाने के बाद अपना आंसर चुटकियों में आता है, जो मैंने समझाया था आपको। और कुछ ऐसे नंबर्स है जिसको हम 1 नहीं बना सकते, जैसे कि 3 है, 6 है, 9 है। अगर 3, 6 अगर नीचे आ गया तो कोशिश करेंगे कि ऊपर नीचे ना 3 से काट ले और उसके बाद 1 बनाए, ऐसा करते। खैर इस पर मैं स्पेशल लेसन बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि नीचे ना किसी तरह से 1 बनाते हैं। ठीक है, और डिजिट सम का मतलब आपको समझा चुके हैं फर्स्ट वीडियो में कि किसी भी नंबर के जितने डिजिट है उसको ऐड करने का जो सिंगल डिजिट आएगा वो उस नंबर का ना डिजिट सम होता है। तो नंबर या तो आप ऐड कर लो या फिर जहाँ जहाँ 9 बन रहा है उसको हटा लो, जो सिंगल डिजिट बचेगा वही उस संख्या का डिजिटल सम होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए क्या है कि या तो हम इसको डिवाइड करें और या फिर डिजिटल सम लगा लें। डिजिटल सम कैसे लगाएंगे? ये देखिए ये 9 बन रहा है तो ये तो हट जाएगा, तो डिजिट सम 1 हो गया। ऑलरेडी नीचे में डिजिट सम क्या आ गया? ऑलरेडी नीचे 1 हो गया, तो हमको कुछ करने की ज़रूरत तो है नहीं। अब ऊपर कर लेते हैं डिजिट सम। देखिए यहाँ पर क्या है, 7 हो गया, 7 और 2 मिल के 9 बन गया। ठीक है, फिर 8 5 13, 8 5 13, 13 और 8 21 और 7 28। कहने का मतलब है कि भैया ऊपर में कितना आ गया? 28, और 28 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 2 10, फिर 1 0 दोनों को जोड़ेंगे तो फिर डिजिट सम कितना आ जाएगा? 1। तो इस नंबर का डिजिट सम कितना है? 1 है, यानी कि ऑप्शन जो भी होगा उसका डिजिट सम 1 होना चाहिए। तो चेक करते हैं। ये हो गया 5 2 7 2 9, ये तो डिजिट सम कितना हो गया? 0, ख़त्म। उसका 5 2 7 2 9, डिजिट सम कितना आया? तो आप बोलेंगे 1। फिर यहाँ पर देखिए 5 2 7 1 8 1 9, तो फिर ये तो 0 हो गया। बताया था ना मैंने कि जहाँ जहाँ 9 बनेगा वो उसको 0 कर देते हैं। ठीक है, 5 2 7 1 8, इसका डिजिट सम कितना आ गया? 8 आ गया। तो देखिए हमको तो आंसर लाना है डिजिट सम जिसका 1 हो। आप देख सकते हैं डिजिट सम जिसका 1 हो, और इसमें ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी ही तो आंसर होगा, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। वरना इसका एक तरीका क्या है कि आप तो इसको डिवाइड कीजिए 127 से, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। इतना समझ गया कि 27% का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो 127 में बेचेगा, लेकिन बेच कितना में रहा है? 2,858 रुपया 77 पैसा में। तो भैया उसे डिवाइड कर देंगे, वही आंसर आएगा। तो या तो डिवाइड करके आंसर निकाल लीजिए या फिर डिजिट सम अगर यूज़ करने आता है तो डिजिट सम यूज़ कीजिए और आंसर लाइए, ख़त्म। अब आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं भैया। ठीक है, ये सीआई का क्वेश्चन। ठीक है, फिर सीआई क्वेश्चन आ गया। अब देखिए सीआई के इस क्वेश्चन में अपन डिजिट सम कैसे यूज़ करते हैं, आपको मज़ा भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। देखते हैं फिर। तो एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 1 वर्ष 4 महीने के लिए 18% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की जाती है और ब्याज 8 मासिक चक्रवृद्धि होती है। देखिए 8 मंथली आ गया, 8 मंथली। इस बार एनटीपीसी में 8 मंथली तो बहुत पूछा है,
तो 8 मंथली तो आपको बढ़िया से करके जाना पड़ेगा, आगे भी एग्ज़ाम है ना लेवल 5 का, ठीक है। तो बोला कि चक्रवृद्धि ब्याज जो हमको मिल गया है ना वो 3816 3816 रुपये मिले हैं, तो हम लोग को राशि ज्ञात करना है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक बात समझा दूँ मैं, 8 मंथली के बारे में मैंने कल बताया था आपको, आज भी समझा देता हूँ। ये 1 वर्ष 4 महीने की बात है। तो 1 वर्ष 4 महीने का मतलब क्या होता है? 1 वर्ष मतलब 12 महीने, 4 महीने मतलब 4 जोड़ दो तो हो गया टोटल 16 महीने। तो 16 महीने और 8 मासिक चक्रवृद्धि बोल रहा है करने के लिए, मतलब 8 मंथली कंपाउंडेड करेंगे तो 16 महीने के लिए 2 साइकिल बनेंगे। 16 को 8 से डिवाइड कर लीजिए तो आ जाएगा 2। तो भैया 8 मंथली कंपाउंडेड के लिए 16 महीने के लिए मेरे को 2 साइकिल बनेंगे, ठीक है। अब आते हैं परसेंट पे। ये परसेंट जो है ना 18%, ये पूरे साल का दिया इन्होंने, ठीक है, जो कि सालाना है। तो हम लोग को ना 8 मंथली परसेंटेज कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। तो करते हैं, ये 12 महीने के लिए 12 मंथ के लिए कितना परसेंट दिया है? तो आप बोलेंगे 18%। तो भैया 8 मंथ के लिए कितना होगा? तो आप बोलेंगे 18/12 × 8। तो यह कट जाएगा, 2 से 2 चौका 8, 3 चौका 12, 3 से कटेगा तो भैया 3 छक 18, तो आ गया अपना 6 दूनी 12%। यानी कि 12 महीने के लिए 18%। आप वैसे भी देख सकते हैं 12 महीने के लिए 18% है, तो 8 महीने के लिए वैसे भी निकाल लेंगे तो आपको मिलेगा 12% आंसर। चलिए अब 12% पे अपन काम करते हैं। कोई भी अगर कोई भी प्रिंसिपल है, अगर उसको हम 12% इंटरेस्ट पर लगाएंगे और फिर हमको इंटरेस्ट निकालना है तो प्रिंसिपल को 1.12 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो वही काम यहाँ करेंगे। मालूम है कि कोई प्रिंसिपल है, हमको तो पता नहीं है प्रिंसिपल क्या दिया इन्होंने। तो प्रिंसिपल को अगर हम 1.12 से मल्टीप्लाई करते हैं, चूँकि 2 साल की बात है तो इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको सब CI क्लास लूँगा ना बढ़िया से तो समझ में आएगा ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ये करेंगे और ये करने के बाद इसमें से हम P मतलब प्रिंसिपल को अगर माइनस कर देते हैं, चूँकि ये तो अमाउंट बन जाएगा ना। P को अगर 1.12 फैक्टर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो अमाउंट बन जाएगा। तो अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल माइनस करेंगे तब मेरे को इंटरेस्ट रेट पता चलेगा, इंटरेस्ट पता चलेगा। तो बोलेंगे हाँ, तो क्यों ना मैं P कॉमन ले लूँ। तो P कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा? 1.12 इंटू 1.12 माइनस 1, और ये मेरे को इंटरेस्ट देगा, ठीक है, जो कि इंटरेस्ट मेरे को पता है। इंटरेस्ट दिया कितना है? 3816। तो 3816 बचेगा, तो इसको लिखेंगे 3816, ठीक है। चलिए इसका डिजिट सम ले लेते हैं। डिजिट सम से क्वेश्चन बनाना है अपने को, बना तो ऐसे भी सकते हैं जैसे बनाना हो, और भी तरीके हैं 1.1 से तुमसे गुना करना फैक्टर से, लेकिन डिजिट सम यूज करना है तो हम ऐसे कर लेंगे। देखो कैसे करते हैं। ये 2 1 3 1 4 हो गया, ये फिर 2 1 3 1 4 हो गया, तो 4 चौका 16, 16 को फिर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7, और 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। यानी कि P को हम 7 में से 1 बचेगा तो कितना बचेगा? 7, सॉरी हो गया, ये बचेगा 7, और 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 6। तो P को 6 से मल्टीप्लाई करना है और लाना कितना है? इसका डिजिट सम निकाल लेते हैं। तो ये 8 1 9 6 3 9, मतलब कहने का मतलब क्या हो गया? इसका डिजिट सम तो भैया हो गया 9। तो जब भी ना P का वैल्यू कितना आएगा आप देख लेते हैं, 9/6। इसका कहने का मतलब ये है कि इसका डिजिट सम 6 है, इसका डिजिट सम 9 है। जब भी डिजिट सम नीचे में 6 बना रहा है, 3 बना रहा है, तो आपको हम पहले बता चुके हैं कि क्या करेंगे आप, ऊपर नीचे 3 से ना काट लेंगे, ठीक है। अब इसका डिजिट सम 9 है, कोई और संख्या होता तो हम संख्या को पहले 3 से काटते, लेकिन इसका जो चूँकि डिजिट सम 9 है तो 9 को तो किसी से भी काटेंगे या गुना करेंगे तो 9 ही बनना है, ठीक है। तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको काटेंगे दोनों को 3 से, तो ऊपर में बचेगा 3, नीचे बचेगा 2। अब नीचे 2 बन गया, आपको पता है इसको 1 कैसे बनाते हैं। नीचे में अगर 2 आ गए तो 1 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो गया 1, और ये कितना बना रहा है? 15। 15 का मतलब क्या होता है? 6। तो देखते हैं डिजिट सम में किसका 6 बना रहा है, देखते हैं। आते हैं, ये तो बन गया 6, सॉरी इस पर आते हैं, ये हो गया 6। इसका डिजिट सम कितना हो गया? तो बोलेंगे भैया 8 1 9, तो बच गया 4। इसका डिजिट सम कितना होगा? 5 4 9, 8 1 9, तो 0, ये तो नहीं होगा। 5 5 10 1 11 का मतलब 1 1 2। तो डिजिट सम इसमें 6 किसका आ रहा है? सिर्फ ए ऑप्शन का आ रहा है, तो आंसर अपना ए हो जाएगा। देखिए बनाने के और भी तरीके हैं, आप बना सकते हैं, पर डिजिट सम से बनाना पर्सनली मुझे अच्छा लगता है। ऐसे क्वेश्चनों को डिजिट सम से हैंडल करना मेरे को बेस्ट लगता है, तो आप भी वही चीज़ कीजिए, सीखिए। वैसे मैं वीडियो बनाऊंगा डिजिट सम पे स्पेशल, और आपको अच्छा भी लगेगा। खैर इस क्वेश्चन को सीखिए। इस क्वेश्चन को किया मैंने कुछ नहीं है, बस क्या है कि भैया 12 महीने पे हमको पता था
कि इंटरेस्ट 18% है तो भैया 8 महीने का निकाल लेंगे, 12% हो जाएगा। और चूँकि 1 साल 4 महीने का है तो वो टोटल 16 महीने हो गया, और 8 महीने का साइकिल बनाना है तो 2 साइकिल बनेगा, बस यही तो करना था। तो वो जो 12% इंटरेस्ट रेट आया है तो 1.12 से फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, और उसमें से पी को माइनस करेंगे, प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तभी तो इंटरेस्ट आएगा। तो बाकी अब देख चुके हैं, सब कुछ समझा चुके हैं। अच्छा हाँ, ये तो हुआ एनटीपीसी का क्वेश्चन। एसएससी के टायर 2 में आया वो क्वेश्चन, वो मैं आपको समझा रहा हूँ अगले स्लाइड पे। वो एनटीपीसी का क्वेश्चन नहीं है, पर मैंने इसलिए इसमें डाला है क्योंकि डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट को आप समझे, इसलिए मैंने डाला है। और आप देख लीजिए कैसे बनाएंगे उस क्वेश्चन को। तो आते हैं, क्वेश्चन है ये टायर 2 का क्वेश्चन है। व्हाट विल द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 31,250 फॉर 2 years 12% पर एनम इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली। फिर 8 मंथली का बात किया है, और कल ऐसे 2 साल वाला क्वेश्चन आया था एक, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में है कुछ नहीं, 2 साल इन्होंने बोला है। 2 साल का मतलब मैं कल बता चुका हूँ कि 24 मंथ होता है, ठीक है। 24 मंथ को 8 से डिवाइड करेंगे तो भैया ये बनेंगे 3 साइकिल। मतलब अगर हम सालाना लेके चलते तो 2 साल है, लेकिन अगर हम 8 मंथली कंपाउंडेड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि 3 साइकिल बनेंगे, मतलब मेरे हिसाब से 3 साइकिल बनेंगे। चलिए ठीक है। इंटरेस्ट कितना बता रहा है? 12%, पर 12% तो 12 महीने के लिए है, तो 12 मंथ के लिए अपने पास 12% है, तो भैया 8 मंथ के लिए कितना होगा? तो आप बोलेंगे 8 मंथ के लिए तो 8% हो जाएगा, ख़त्म। अब देखिए क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, आप कैसे डेट सबसे ख़त्म करेंगे दिखा रहा हूँ आपको। तो भैया प्रिंसिपल कितना है? तो इतना है। तो आपको पता है, मैंने समझाया है कि प्रिंसिपल पे ये फैक्टर जो है ना 1.08 बन जाएगा। ये फैक्टर चूँकि आपको पता है ना कि ये कितना होता है, 8/100 होता है, तो इसको अगर हम ले के आएंगे तो चूँकि जोड़ेंगे ना इसमें अमाउंट में, क्या होता है कि ये 100 से बन के 108 हो जाता है। तो 108% का मतलब होता है 1.08। तो 1.08 चूँकि 3 साल की बात है, तो भैया चूँकि 3 साइकिल बन रहे हैं ना, 8 महीने के हिसाब से 3 साइकिल बन रहे हैं, तो 1.08 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, तो मल्टीप्लाई करेंगे। और इसमें से मैंने समझा दिया था आपको कि 1 माइनस होगा। क्यों? क्योंकि ये तो हो गया अपना प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इस फैक्टर से गुना होगा, इस फैक्टर से गुना होगा, तो अपने को अमाउंट मिलेगा। लेकिन अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तभी तो हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा। तो जैसे ही इंटरेस्ट मिलेगा अपने पास आंसर बन जाएगा। देखिए कैसे, मुझे ना प्रिंसिपल पता है, प्रिंसिपल कितना है 31250, तो इसका डिजिट सम कितना होगा वो निकाल लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिख भी लेता हूँ मैं 31250। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 3 8 1 9 हट गया, डिजिट सम कितना आया 2 डिजिट सम हो गया इसका। अब इसका डिजिट सम देखते हैं 8 1 9। अब 9 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे 9 ही आना है, फिर भी आप देख लीजिए ये 8 1 9, 8 और 1 9, तो 9 गुने 9 गुने 9, तो बन कितना जाएगा? ये तो 9 ही बनने वाला है, ठीक है। तो 9 में से 1 माइनस होगा तो बचेगा कितना? 8। तो 8 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मेरा इंटरेस्ट आएगा वो 16 आएगा। 16 कहने का मतलब 7 आएगा। तो जिस भी ऑप्शन का डिजिट सम 7 होगा वही मेरा आंसर होगा। तो अब अपने को चेक करना है कि किस ऑप्शन का डिजिट सम 7 है वही अपना आंसर होगा। तो चेक करते हैं, तो ये कितना बनेगा? 8 1 9, तो ये बन गया 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं 8 1 9, तो ये बन गया 6 5 11, और 11 का मतलब होता है 1 1 मिलकर 2 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना है? 8 1 9, ये बनेगा 6 1 7। ये कितना है? 8 1 9, तो बनेगा कितना? 6। तो 7 लाना था, 7 ऑप्शन सी में है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए बनाने के और भी तरीके हैं, पर डिजिटल सम थोड़ा सा क्वेश्चन को ना ईजी बना देता है, तो अप्रोच यही लगाना है इन सब क्वेश्चन में। देखा मैंने कैसे बनाया, ये कुछ नहीं था, बस 2 साल के लिए 12%। तो आपको पता है कि अगर हम 8 मंथली कर रहे हैं तो हो जाएगा 8%, और 2 साल है मतलब 24 महीने हैं, तो 3 साइकिल बनेंगे। 3 साइकिल बनेंगे तो 8%, तो 108 हो जाता है ना 100 से जोड़ने पे। तो प्रिंसिपल में जो मल्टीप्लाई होगा 1.08 से फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, जो कि 3 साल है तो 3 बार गुना होगा ना, उसमें से प्रिंसिपल तो घटाना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल में अगर 1.08 से गुना करते हैं तो वो तो उसका अमाउंट बनता है, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो अपना इंटरेस्ट आ जाएगा। तो वही काम मैंने किया, और देखते हैं कितना आसानी से मैंने डिजिटल सम लगा के इस क्वेश्चन के आंसर ला दिया है। बस आप बनाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे आ गए अपन। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 30 मीटर ऊंचाई के एक टावर से एक आदमी 30 डिग्री के अवनमन कोण पर एक बच्चे को ज़मीन पर खेलता हुआ देख रहा है। मीनार के पाद और बच्चे के बीच की दूरी ज्ञात करें। इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ 30 मीटर हाइट ए मैन इज ऑब्जर्विंग
ऑब्जर्विंग 2 बार आ गया यहाँ पे, इंग्लिश में देख लीजिएगा। ऑब्जर्विंग ए किड प्लेइंग ऑन द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द टावर एंड द किड। और बोला क्या है कि हाइट ऑफ मैन एंड किड आर टू बी इग्नोर्ड फॉर कैलकुलेशन, मतलब हाइट दोनों का इग्नोर करना है, ठीक है। अच्छा, ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिगो का क्वेश्चन है। ट्रिगो का भी स्पेशल क्लास तो मैं लूँगा आगे जाके, हर टॉपिक का मैं स्पेशल क्लास लूँगा जिसमें आपको समझ में आएगा। फिर भी थोड़ा वो समझा देता हूँ मैं इसमें आपको ना, ट्रायंगल बना के समझाता हूँ। देखिए ये ट्रायंगल हो गया, 3 ट्रायंगल बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा ज़रा। ये ठीक है, तो इसको लेते हैं अपन 30 डिग्री, इसको लेते हैं 60 डिग्री और इसको लेते हैं 45 डिग्री। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि 30 डिग्री अगर होता है तो भैया यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे √3 होता है, यहाँ पे 2 होता है। 30 डिग्री का ये हो गया। 60 डिग्री पे आते हैं। 60 डिग्री में यहाँ पे √3 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है। 45 डिग्री में यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है। आप लोगों को साइन और कॉस का वैल्यू पता होगा ना, दरअसल ये वहीं से आता है। आपको पता है साइन 30 डिग्री कितना होता है, तो आप बोलेंगे 1/2। 1/2 साइन 30 डिग्री, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो देखते हैं ना, परपेंडिकुलर में 1 आ गया, हाइपोटेनस में 2 आ गया, तो उसी पे बैठा हुआ है। बस आपको याद कर लेना है। 30 डिग्री अगर होगा तो यहाँ 1 होगा, यहाँ √3 होगा, यहाँ 2 होगा। 60 डिग्री होगा तो यहाँ पर √3 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा। 45 में 1 1 √2 होगा। बस ये अगर 3 चीज़ आपको समझ में आ रहा है ना, तो आप हाइट एंड डिस्टेंस के लगभग क्वेश्चन को आप ऐसे ही खत्म कर देंगे। अब ये तीनों समझ गए, ये तीनों का आप ना दिमाग में रख लीजिएगा। 30 डिग्री है तो ऐसे है, 60 डिग्री ऐसे है, 45 डिग्री का वैल्यू ऐसे है। तो इस क्वेश्चन को बनाना आसान हो जाएगा। हालांकि आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर भी मैं अब बोला ना मैंने कि एक लेक्चर बनाऊंगा स्पेशली ट्रिगो पे और हाइट एंड डिस्टेंस पे, तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ क्या करना है। वैसे थोड़ा बहुत जानकारी मैं दे रहा हूँ इस पर। मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया जो कि है ऐसे, ठीक है। तो ये जो सीधा देखेगा और इसका जो नीचे देखना है, इसको इसके नीचे बेस पे, तो इसके बीच जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। और कोई आदमी अगर यहाँ हो और ये ऊपर टावर को देखे तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये दिया कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दिया है 30 डिग्री क्वेश्चन के अनुसार। ये 30 डिग्री होने का मतलब आपको पता है ना, एकांतर कोण युग्म से अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है। और 30 डिग्री जैसे ही आ गया तब आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये क्या बोला है कि टावर है ना, ये टावर है, ठीक है। और टावर है, यहाँ पे बच्चा कोई खेल रहा है, बच्चा खेल रहा था ना, खेल रहा है, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया 30 डिग्री, तो यहाँ भी बनेगा 30 डिग्री। और 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता है कि यहाँ होता है 1, यहाँ होता है √3 और यहाँ होता है 2। तो भैया हमको तो पता है कि इसका हाइट दिया हुआ है टावर का 30 मीटर, मतलब इस 1 का वैल्यू कितना है 30 मीटर। तो यहाँ देख लीजिए आप 1 का वैल्यू 30 मीटर है, ठीक है। तो √3 का वैल्यू निकालना है, क्योंकि इसने बोला है कि मीनार के पाद और बच्चे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मीनार का पाद तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे, और बच्चा यहाँ खेल रहा होगा, तो इस बीच का दूरी तो यही होना है। तो √3 का वैल्यू, 1 का वैल्यू अगर 30 मीटर है तो √3 का वैल्यू कितना होगा 30 √3। यही अपना आंसर हो जाएगा, ख़त्म। ये क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान था। बस आपको 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री का ना वैल्यू पता होना चाहिए। जब आपको वैल्यू पता होगा तो आप तुरंत क्वेश्चन ना लेंगे। 30 डिग्री में क्या किया मैंने, 1 √3 2, 1 का वैल्यू पता है कि भैया हाइट दिया हुआ है 30 मीटर, और √3 का वैल्यू निकालना है, क्योंकि बच्चा जहाँ खेल रहा है वो और मीनार के बीच का डिस्टेंस निकालना था। तो उसके बीच का डिस्टेंस तो √3 है ना, तो 1 का वैल्यू 30, तो √3 का वैल्यू 30 √3। क्वेश्चन में दम नहीं था, क्वेश्चन खत्म। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक चट्टान पर बैठा एक व्यक्ति एक नाव को 30 डिग्री के अवनमन कोण पे देखता है, जो एक समान गति से तट के पर्यवेक्षक के ठीक नीचे एक बिंदु पे आ रहा है। 10 मिनट बाद नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री पाया जाता है। तो नाव द्वारा किनारे तक पहुंचने में लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए। अब हाइट एंड डिस्टेंस का तो स्पेशल सेशन लेना पड़ेगा, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को अब यहाँ पे बताना है तो मैं बता देता हूँ, अब देख लीजिए। तो होगा क्या, जैसे ये एक चट्टान मान लीजिए, ये ऊपर चट्टान है, इस पर एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। ये सामने एक नाव दिख रहा है, ये नाव मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको मिलाते हैं, ये नाव है, ठीक है। तो बोल रहा है कि जब नाव को देख रहे हैं, ठीक है, तो 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है। अब मैंने बोला ना कि एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण क्या होता है, यहाँ पे 30 डिग्री,
और यहाँ पे 30 डिग्री होने का मतलब है ये यहाँ पे 30 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण युग्म से यहाँ पे 30 होगा तो यहाँ भी 30 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसने बोला कि 10 मिनट के बाद नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री पाया जाता है और जो आदमी ये पर्यवेक्षक है वो ठीक उसके पास में आ रहा है, उसके पास में आ रहा है। तो यहाँ जो ऊपर में वो बैठा हुआ है इसको मिलाते हैं। ठीक है, तो ये आदमी यहाँ से यहाँ बढ़ जाएगा, यहीं से यहीं तो बढ़ेगा। तो इसको टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ बढ़ने में, तो बोल रहा है भैया टाइम लगा है 10 मिनट, तो इसका वैल्यू हो गया 10 मिनट। ठीक है, अब ये 30 डिग्री था, इन्होंने बोला कि यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे बन रहा है 60 डिग्री। तो आपको पता है कि यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कुछ दमी नहीं है, देखिए मैं कैसे करता हूँ, आपको ना ज्योमेट्री का एक चीज़ पता होना चाहिए। देखेंगे अपन, एक मिनट इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ ज़रा। इस ट्रेंगल पे ध्यान दीजिए, एक मिनट कलर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, इस ट्रेंगल पे ध्यान दीजिए, ये इस ट्रेंगल पे, इस ट्रेंगल पे ध्यान दीजिए, है क्या इसमें, देखिए इस ट्रेंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है जिसको बाह्य कोण बोलते हैं वो कितना है 60 डिग्री है। और आपको पता है किसी भी ट्रेंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर दोनों सामने वाले दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये अगर 60 डिग्री है तो इसके सामने इंटीरियर एंगल एक ये हो गया 30 डिग्री जो बनाया है 100, और एक ये हो गया। तो अगर ये 60 डिग्री बना रहा है तो ये अगर 30 हो गया तो ये भी कितना होगा 30 होगा, तब तो 60 बनाएगा। ठीक है, और आपको एक रूल और पता है कि किसी भी ट्रायंगल का अगर दो कोण अगर समान होता है तो दोनों भुजा भी समान होगी। किसी भी ट्रायंगल का दोनों अगर एंगल समान होता है तो दोनों साइड भी सेम ही होगी। तो इस ट्रायंगल की जो बात मैंने की है जिसमें 30 डिग्री ये एंगल हो गया, 30 डिग्री ये एंगल हो गया, यानी कि ये दोनों एंगल अगर 30 डिग्री हो गया तो ये दोनों भुजा भी दोनों साइड भी इक्वल होंगे, यानी कि ये साइड इस साइड के बराबर होगा। तो अगर ये 10 मिनट है तो इसका वैल्यू भी कितना होगा 10 मिनट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपको मैंने सिखाया हुआ पहले से 60 डिग्री में क्या होता है। 60 डिग्री में आपको पता है कि भैया ये √3 होता है, ये 1 होता है और ये 2 होता है। लेकिन 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 मिनट। तो आप बोलेंगे भैया 2 का वैल्यू तो कितना दिया हुआ है 10 मिनट दिया हुआ है ना। ठीक है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा तो आप बोलेंगे 5 मिनट। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको टाइम कितना लगेगा 5 मिनट। इसने बोला है कि नाव द्वारा किनारे पहुँचने में लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए। कुल समय मतलब टोटल निकालना है। तो भैया 10 और 5 मिलके कितना हो जाएगा तो आप बोलेंगे भैया 15 मिनट। बस इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 15 मिनट। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक बार रिपीट पे देख लीजिए क्वेश्चन को। कुछ नहीं किया मैंने, 30 डिग्री 60 डिग्री का मतलब पता है तो क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसमें क्वेश्चन है जब 11, 15, 20 और 30 में से प्रत्येक में से k > 0 है घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती होती है। तो 2k + 2 और 3k² के बीच का औसत अनुपातिक ज्ञात करें। इंग्लिश में व्हेन k > 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 11, 15, 20 and 30 the number so obtained in this order are in proportion. What is the mean proportion between 2k + 2 and 3k²? तो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है कि अगर 11 में से अगर अपन k घटाते हैं जो कि k > 0 है, फिर 15 में से k घटाते हैं तो ये समानुपाती हो जाता है 20 में से k घटाएंगे 100 और 30 में से k घटाएंगे 100, इसका समानुपाती हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का एक तरीका यही है कि आप या तो मल्टीप्लाई करके फिर उसका इक्वेशन बनाइए और फिर आप k का वैल्यू निकालिए। ठीक है, लेकिन k का वैल्यू इस तरीके से निकालना इज ओल्ड मेथड। ठीक है, और ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन अपने को टाइम बचाना है। तो एक तरीका है अपने पास, क्या करेंगे, ये 11/15 है, फिर कितना है 20/30 है ना। तो अपन चेक करते हैं इसके बीच का डिफरेंस कितना है। तो आप बोलेंगे बीच का डिफरेंस 9 है। इसके बीच का डिफरेंस कितना है तो आप बोलेंगे डिफरेंस 15 है। दोनों का रेशियो ले लो तो कितना हो जाएगा 3 × 9 5 5 × 15। ठीक है, चलिए अब 11 से 15 बनने में कितना गैप है तो आप बोलेंगे 11 से 15 बनने में तो भैया 4 का गैप है। और इसके बीच का गैप है कितना तो आप बोलेंगे 2। तो 2 को 4 बनाना है, यानी कि 1 को 2 से गुना करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो 3 को गुना करेंगे 2 से और इसको भी गुना करेंगे 2 से, तो कितना बन जाएगा अपना तो आप बोलेंगे 6 से 10 बन गया। अब बताइए, कोई संख्या 11 था ये बन गया 6, कोई संख्या 15 था ये बन गया 10। तो भैया कम कितना होगा
तो आप बोलेंगे भैया कम तो 5 हो गया। तो मेरे को ना के का वैल्यू पता चल गया, के का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। यानी कि सब में से अगर हम 5 को घटाएंगे, 11 में से 5 को घटाएं, 15 में से 5 को घटाएं, 20 में से 5 को घटाएं, 30 में से 5 को घटाएं, तो सब आपस में प्रोपोर्शन में होंगे। ठीक है, क्वेश्चन बनाने का तरीका आपको समझ में आया। ये कुछ नहीं, 11/15, 20/13, 11 से 20 में अगर 9 का गैप है, 15 से 30 में 15 का गैप है, तो 9/15 दोनों को रेशियो काटेंगे तो आएगा 3/5। 11 से 15 बनने में गैप हो गया 4 का, तो 3 से 5 बनने में गैप हुआ 2 का, तो उसको हम 2 को 4 बनाएंगे, यानी कि 1 को 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 जो है अपना 6 हो जाएगा, 5 10 हो जाएगा। 11 से 6 बनने में मालूम है आपको 5 कम होता है, 15 से 10 होने में 5 कम हो रहा है, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब बस करना कुछ नहीं है, हम लोग को मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मीन प्रोपोर्शन का वैल्यू, मीन प्रोपोर्शन का ना फॉर्मूला पता होना चाहिए आप लोग को। किसी भी संख्या का मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है, ए है, बी है, और ये प्रोपोर्शन में है B/C के। मीन प्रोपोर्शन का मतलब है कि पहले तो इसको इससे गुना होता है, ये इससे गुना होता है, तो पता ही होगा। तो क्या करेंगे, ए को गुना करेंगे सी से, वो इक्वल होगा B गुने B। कहने का मतलब है B² बराबर AC, या आप कह सकते हैं कि B जो है √AC के। ठीक है, ये हो जाता है मीन प्रोपोर्शन। अभी आपको पता नहीं, ये समझ में अगर आ रहा होगा, मीन प्रोपोर्शन पहले से पता होगा तो आप इसको कर पाएंगे। मीन प्रोपोर्शन हालांकि पहले से पता ही होगा, पढ़ा होगा आपने, फिर भी जब मैं क्लास लूँगा रेशियोस होगा तो उसमें आपको ये सब समझ में आएगी। अभी के लिए आप बस यही समझिए कि बी जो मीन प्रोपोर्शन होता है उसका मतलब होता है कि जो दो संख्या दिया हुआ है उसको गुना करें और उसका रूट अंडर निकाल दे, तो वो संख्या मीन प्रोपोर्शन निकल के आ जाता है। और के का वैल्यू अपने को पता चल चुका है ना, के का वैल्यू 5 है, तो बस पुट क्या करना है, 5 पुट करना है। चलिए, यहाँ पे है 2k + 2 और एक संख्या है 3k²। चलिए, यहाँ के की जगह ना 5 पुट करेंगे। जैसे ही 5 पुट करेंगे तो 5 × 10 2 12, ये हो गया 12। यहाँ 5 पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 दिया कितना हो गया 75। तो इस दोनों संख्या का हम मीन प्रोपोर्शन निकालने का मतलब है कि दोनों संख्या को गुना करके रूट अंडर निकालेंगे। तो 12 × 75, आपको पता है 75 का मतलब होता है 25 तिहाई 75, तो 3 यहाँ गुना होगा तो 12 36 बनेगा, 36 का 6 बाहर निकल के आएगा, 25 का 5 बाहर निकल के आएगा, तो आंसर बन जाएगा 6 × 5 = 30। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया डन। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन पढ़िए, 8 कलमों को 75 रुपये में बेचने पे दुकानदार को 25% की हानि होती है। 24% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने पेन्स 372 मतलब 372 रुपये में बेचने पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, बाई सेलिंग 8 पेन्स फॉर Rs75 एक शॉपकीपर लूजेज 25%। हाउ मैनी पेन्स शुड बी सेल फॉर Rs372 सो एज टू अर्न ए 25% प्रॉफिट। ठीक है, कुछ नहीं, कहने का मतलब है 8 कलम है, 75 में बेच दिया तो हानि हुआ 25% का। अब 25% का हानि का मतलब क्या होता है, तो आपको पता है कि 25% का मतलब क्या होता है 1/4, और हानि का मतलब होता है कि नीचे वाला तो बेस मेन मूल मान होता है, इसमें से हानि 1 का हुआ तो कितना हो जाएगा 3। मतलब कोई सामान 4 का था और हमने 3 पे बेच दिया, पर सामान 3 पे तो बेचा नहीं, मैंने 75 पे बेचा है, तो 3 का वैल्यू कितना है 75 है। मतलब कितना से गुना किया मैंने 25 से, इसका मतलब 4 में भी 25 से गुना करेंगे तो वो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 100। सिंपल सी बात है, 25% हानि का मतलब है ये जो 100 है, 100 का मैंने ख़रीदा था, 75 में बेचा तो मुझे 25% की हानि हुई। लेकिन कलम कितना खरीदा है 8 कलम, यानी कि 100 में मैंने कलम खरीदा है 8 कलम। अब बोल रहा है कि 24% लाभ अर्जित करना है। कोई सामान 100 का है, 24% लाभ अर्जित करना है, यानी कि उसको कितना बेचना पड़ेगा 124 में। तो 124 में कितना कलम बेचेगा 8 कलम, चूँकि 8 ही कलम 100 में तो खरीदा, तो 8 कलम 124 में बेचेगा। तो बोल रहा है क्वेश्चन 372 में कितने पेन बेचे जाने चाहिए। 124 में तो इन्होंने 8 पेन बेच रहा है। ठीक है, 372 का मतलब है इसका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 372, तो 8 का भी 3 टाइम्स करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा 24। ख़त्म। कहाँ है ऑप्शन बी, ख़त्म। कुछ नहीं किया मैंने, 25% की हानि है, इसका मतलब कोई सामान 100 से 75 में बेचा है, और कलम कितना खरीदा 100 में 8 कलम। अब उसको 24% लाभ चाहिए। कोई सामान 100 में खरीदे, 24% लाभ लेने के लिए उसको 124 में बेचना पड़ेगा, पर 124 में तो वो 8 पेन ही बेच रहा है। अब बोला कि 372 में कितना पेन बेचा जाना चाहिए, तो 124 का ना 3 टाइम्स है 372,
तो यानी कि 8 का भी 3 टाइम्स कितना होगा 24, यानी कि 124 में अगर 8 पेन बेच रहा है तो 372 में 24 पेन बेचेगा, तब जाके उसको 24% का लाभ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ ए स्फीयर एंड बेस रेडियस ऑफ कोन बोथ आर इक्वल 3√2 सेंटीमीटर इफ द सर्फेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज द सेम एज द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन देन व्हाट इज द हाइट ऑफ कोन। ठीक है, हिंदी में थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पे 3√2 होना चाहिए जो कि टाइपिंग एरर है, आप देख लेंगे, सॉरी टाइपिंग एरर है। चलिए, गोले की त्रिज्या और शंकु के आधार की त्रिज्या दोनों 3√2 सेंटीमीटर के बराबर है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लंबवृत्तीय शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के समान है, तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, अच्छा आपको पता है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अगर गोले का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, तो आप बोलेंगे 4πr² होता है। ठीक है, ये इक्वल है, बोल रहा है कि समान है शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है कोण का, तो आप बोलेंगे πr × l+r। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है, तो बराबर कर लिए। अब पाई से भैया पाई कट जाएगा, तो काट दिए, ये हो जाएगा r से भी एक r कट जाएगा, r से ये स्क्वायर वाला r कट जाएगा, तो बचेगा 4r। 4r का मतलब हो गया l+r, r को इधर करेंगे तो l = हो जाएगा 3r, तो l/r का जो वैल्यू होगा वो 3:1 बनेगा। बस क्वेश्चन देखिए कैसे ख़त्म होता है। अच्छा, जब l/r हम लोग को पता हो तो हाइट कैसे निकालते हैं, तो आपको कोण का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, कोण का आइडिया आई थिंक होगा, फिर भी मैं एक बना देता हूँ थोड़ा सा। ये मान लीजिए कोण है, ठीक है, तो एक कोण है, कोण का ये रेडियस हो, बेस रेडियस तो यही होगा कोण का, ये हो जाएगा कोण का हाइट, सॉरी ये हो जाएगा कोण का हाइट। और जब ये कोण का हाइट हो गया, ये रेडियस हो गया, तो ये जो है ना ये स्लैंट हाइट, इसको हम L से डिनोट करते हैं स्लैंट हाइट को। तो देखिए ये जो हाइट है और रेडियस है, इसके बीच का कोण कितना बनेगा, एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पाइथागोरस लगा सकते हैं, आपको पता है कि ये हाइट है, ये रेडियस है और ये स्लैंट हाइट है, तो आपको पता है कि ये क्या है, ये एक तरह से हाइपोटेनस का काम कर रहा है। ठीक है, तो मालूम है कि हाइपोटेनस के स्क्वायर में से अगर रेडियस का स्क्वायर हम माइनस करेंगे तो अपने पास हाइट निकल जाएगा। तो L के स्क्वायर में से अगर हम R का स्क्वायर माइनस करेंगे तो H का स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ करेंगे, अपने को पता है ये 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, R का स्क्वायर हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो बचेगा 8, ये 8 H स्क्वायर के बराबर है, तो H का वैल्यू कितना हो जाएगा, √8, निकालेंगे तो कितना आएगा 2√2। ठीक है, अब हाइट का वैल्यू तो 2√2 आ गया, लेकिन आप देखेंगे क्या कि रेडियस जो है क्वेश्चन में इसने दिया है 3√2 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस 1 तो है नहीं, रेडियस 1 जरूर दिया है, 1 जरूर आया है, लेकिन रेडियस 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3√2, तो हाइट मेरा कितना निकल के आया है 2√2 निकल के आया है, तो 1 का वैल्यू 3√2, तो 2√2 का वैल्यू कितना होगा, तब बोलेंगे 2√2 × 3√2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन खत्म, या ऑप्शन में भी गड़बड़ी है, टाइपिंग एरर हो चुका है इस क्वेश्चन में। चलिए कोई बात नहीं है, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन कुछ नहीं था, क्वेश्चन में था कि भाई गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है टोटल सरफेस एरिया वो इक्वल किया है कोण के टोटल सरफेस एरिया से, दोनों को इक्वल करेंगे तो L और R का रेशियो पता चल जाएगा। जब L R पता है तो हाइट निकालना बहुत ईजी हो जाता है, हाइट निकाल लेंगे। और अपने को पता है कि R1 तो है नहीं, R है 3√2 सेंटीमीटर, तो हाइट जो भी आया होगा हाइट में भी 3√2 सेंटीमीटर से गुना कर देंगे तो अपना आंसर चलाएगा। क्वेश्चन हो गया ख़त्म। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज के सेशन का। सेशन कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। तो सेशन को आप लोग थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड लोग के साथ। अभी क्या है कि मैं एनटीपीसी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो शायद आपको बहुत सारा टॉपिक ना समझ में आए क्योंकि मैंने स्पेशल क्लास लिया नहीं है किसी भी टॉपिक का। लेकिन अब मैं जैसे एनटीपीसी का सीरीज़ ख़त्म होता है तो मैं हर चैप्टर का स्पेशल क्लास लूँगा जिसमें आपको बहुत सारी नई नई बातें सीखने को मिलेंगी। आप नई नई चीज़ें सीखेंगे तो आपका प्रिपरेशन खुद अपने आप बूस्ट हो जाएगा। बहुत सारी नई नई चीज़ें मैं बताऊंगा आपको जो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड लोग को बताइए मेरे बारे में। और चलिए ख़त्म करते हैं आज का सेशन। फिर अगला सेशन ज़रूर जल्द आएगा। ये पार्ट 2 था, पार्ट 3 ज़रूर आएगा, जल्दी आएगा। चलिए फिर, थैंक यू, बाय।